Hello friends, today I will discuss about evaluation. Evaluation is a very important and continuous process during teaching learning. Teachers जब कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लासरूम में करते हैं तो हमेशा वो कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करते हैं एंड थ्रू इवैल्यूएशन टीचर कैन जज द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, they can check the performance of children and they can identify the needs of children, and according to the result teacher can plan their activities and provide necessary inputs. तो आज के इस डिस्कशन में मैं डिस्कस करूंगी the purpose of evaluation, objective of evaluation and process of evaluation. जैसे कि हम क्लासरूम में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इवैल्यूएट करते हैं, क्या आपको पता है हम अपने डेली लाइफ में भी जो भी काम करते हैं हम उसको भी इवैल्यूएट करते हैं. हम खाना बनाते हैं या पेंटिंग करते हैं या वर्कआउट करते हैं, वी ऑलवेज इवैल्यूएट आवर परफॉर्मेंस. जैसे कि हम खाना बनाने के टाइम पे हम टेस्ट चेक करते हैं, वो परफेक्टली बॉयल या कुक हुए हैं या नहीं वो चेक करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन वी टेक द नेक्स्ट डिसीजन कि उसमें कोई और इंग्रेडिएंट्स चाहिए या फिर उसको और थोड़ा टाइम चाहिए परफेक्टली कुक होने के लिए. तो इवैल्यूएशन के माध्यम से हम हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका जो पैरामीटर्स है कि जहां तक हम उसके क्वालिटी प्रोडक्ट हम चाहते हैं वहां तक जब तक ना पहुंचे तब तक हम हमारे इनपुट्स देते जाते हैं एंड उस फाइनल प्रोडक्ट को लेके आते हैं. अभी आज इस सेशन में हम इवैल्यूएशन के बारे में जब चर्चा करेंगे, सबसे पहले समझना जरूरी है कि हम इवैल्यूएशन क्यों करते हैं. तो इस प्रोसेस में बात करने के लिए ये जरूरी है कि हम जो अलग अलग तरीके के इवैल्यूएशन करते हैं उसको समझें. इन द क्लासरूम we have observed that teacher sometimes evaluate the children through group activities or games or through worksheets. तो इसमें क्या होते हैं कि टीचर अगर क्लासरूम में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, so during teaching the topic she is evaluating the children. तो जैसे कि उस टॉपिक पे चर्चा करते हुए ही टीचर वर्कशीट यूज करके ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर्स, ये अलग अलग तरीके से बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं एंड वो कंटिन्यूअसली बच्चों को फीडबैक देते रहते हैं. एंड जब भी बच्चों को इमीडिएट फीडबैक मिलते हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके से बच्चों की लर्निंग होती रहती है. इस प्रोसेस को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं. एक और तरीके के इवैल्यूएशन होते हैं जहां पे बच्चे कुछ एग्जाम्स भी अटेंड करते हैं. जैसे कि आप जानते ही होंगे हाफ ईयरली एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स या सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स. तो ये इस तरीके के जितने भी इवैल्यूएशन होते हैं उसके थ्रू टीचर कैन डिसाइड वेदर द स्टूडेंट कैन बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास और नॉट. सो इस तरीके के इवैल्यूएशन से टीचर बच्चों को अगले क्लास में प्रमोशन करने का डिसीजन भी लेते हैं एंड उसके साथ साथ अगले कुछ प्लानिंग भी करते हैं कि किस बच्चे को किस तरीके की इनपुट की जरूरत होगी. तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है बट ये पीरियडिकल चलते हैं. इसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट. तो इवैल्यूएशन इन दोनों प्रोसेस में चलते हैं. वन इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, अनदर इज समेटिव असेसमेंट. और हमारे इवैल्यूएशन का पर्पस जो है वो हमें ये डिसीजन लेने में मदद करते हैं कि कब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे एंड कब समेटिव असेसमेंट करेंगे. नाउ आई विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन. सबसे पहले हम समझते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग में हम क्या क्या सिखाते हैं. सो देयर आर 5 एरियाज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग: लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर. So we always teach and evaluate these 5 areas. हम जब भी बच्चों के साथ लैंग्वेज पर काम करते हैं तो हम इन्हीं 5 एरियाज में से कुछ लर्निंग आउटकम्स सिलेक्ट कर लेते हैं. ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं ये बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो हम एक सेशन के बाद और एंड ऑफ द ईयर अचीव करना चाहते हैं. जैसे कि रीडिंग का एक लर्निंग आउटकम है
रीडिंग द टेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स। तो इस आउटकम को अचीव करने के लिए हम कुछ स्मॉल स्टेप्स लेते हैं जो सीखते हुए बच्चे उस आउटकम को अचीव करते हैं, और इन्हीं स्मॉल स्टेप्स को हम लर्निंग इंडिकेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लर्निंग आउटकम मैंने पहले डिफाइन किया था उसके कुछ इंडिकेटर्स ये हो सकते हैं कि रीडिंग अ टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज एंड कैरेक्टर, inferring meanings of unfamiliar words from context, and third indicator is connecting with personal experience। तो जब भी हम क्लासरूम में रीडिंग स्किल पर काम करेंगे और इस आउटकम को हम चुन लेंगे तो इन तीनों इंडिकेटर्स पर हम काम कर सकते हैं। अब एक क्लासरूम एक्टिविटी के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू teach these indicators, and through teaching how can we evaluate the performance of children। तो जैसे कि मैंने एक स्टोरी ले लिया, सबसे पहले मैंने बच्चों को वो स्टोरी पढ़कर सुनाए और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से बच्चों के कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लिए, एंड देन मैं बच्चों को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और हर ग्रुप को उसी स्टोरी के कुछ अलग अलग सीक्वेंस के सेंटेंस स्ट्रिप्स दे दिए, और ये सारे स्ट्रिप्स मैंने जंबल करके दिए। बच्चों को मैं कहूंगी कि इन स्ट्रिप्स को जो कहानी उन्होंने सुना है उसके सही ऑर्डर में वो सजाए, और जब बच्चे उस स्टोरी को करेक्ट ऑर्डर में सजा पाएंगे देन आई कैन इवैल्यूएट दैट दे हैव अंडरस्टूड द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी, sequence of events of the story, and through the question answers I can identify children are able to identify the characters of the story। तो इसके थ्रू मैं बच्चों के कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लिया और उनको इवैल्यूएट भी कर लिया। तो जब भी हम क्लासरूम में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसके पहले हम हमेशा लर्निंग आउटकम्स एंड लर्निंग इंडिकेटर को डिफाइन कर लें, ताकि जब भी एंड ऑफ द क्लास हम उन्हीं इंडिकेटर के बेसिस पर बच्चों को इवैल्यूएट कर पाए और उस इवैल्यूएशन के रिजल्ट देखकर और बच्चों के परफॉर्मेंस देखकर हम हमारे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्लानिंग और इनपुट्स भी दे पाए। सो इन टुडेज डिस्कशन वी हैव अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। पर्पस में हमने देखा कि हम समेटिव और फॉर्मेटिव इन दोनों तरीके के इवैल्यूएशन हमारे क्लासरूम के प्रोसेस और उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम चूज कर सकते हैं, और हमेशा इवैल्यूएट करने से पहले हम हमारे ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लें एंड अल्टीमेटली उन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर हम हमारे इवैल्यूएशन के प्रक्रिया को प्लान कर लें। थैंक यू।